नाज़रीन, आपको बता दें, टेरर फंडिंग मामले में कुछ ही देर में यासिन मलिक की सजा का ऐलान होगा। थोड़ी ही देर में आएगा फैसला। दिल्ली के एनआई कोर्ट ने यासिन मलिक को कसूरवार पाया था। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पिछली समाअत में यासिन मलिक की तमाम समाअत मुकम्मल हुई और समाअत मुकम्मल होने के बाद सजा के तयन के लिए आज की तारीख का ऐलान किया गया था और अब सभी की निगाहें एएनआई की खुसूसी अदालत पर नजरें टिकी हुई हैं। यासिन मलिक को कसूरवार पाया गया था और यासिन मलिक ने इकबाल जुर्म भी किया था कि उन्होंने टेरर फंडिंग किया है और पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने ये सारा मामला किया था, फंड जमा किया था, जिसे एएनआई कोर्ट में कसूरवार पाया गया है और इकबाल जुर्म के बाद आज का दिन तय किया गया सजा सुनाने के लिए। तो कुछ ही देर में यासिन मलिक की सजा का ऐलान होगा और टेरर फंडिंग मामले में आज सजा का ऐलान होगा। तो दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को कसूरवार पाया। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। थोड़ी ही देर में फैसला आएगा, यासिन मलिक की सजा का ऐलान होगा और ये वही यासिन मलिक, अलहदगी पसंद शख्स जिसने जम्मू कश्मीर की आज़ादी का नारा दिया था और इस सिलसिले में उसने पूरी दुनिया में फंडिंग का जाल बिछाया था और इसी चीज को कबूल किया है यासिन मलिक ने अदालत में। इसके बाद एनआईए कोर्ट ने यासिन मलिक को कसूरवार पाया और सजा क्या हो, किस तरह की सजा दी जाए, क्या क्या सेक्शंस लगाए जाएं, ये सारी चीजें आज सुना दी जाएंगी। तो सजा का ऐलान कुछ ही देर में होगा। थोड़ी देर में फैसला आएगा कि यासिन मलिक को क्या सजा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिन मलिक को टेरर फंडिंग केस में थोड़ी ही देर में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की एनआईए अदालत पूरे मामले की समाअत मुकम्मल कर चुकी है और यासिन मलिक ने इकबाल जुर्म भी कर लिया था और आज का दिन है जब सजा का ऐलान किया जाएगा बाकायदा यासिन मलिक के लिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज कौल भी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे मनोज कौल से। मनोज, जिस तरह से आज सभी की निगाहें इस केस पर लगी हैं कि किस तरह की सजा आज इस शख्स के लिए खुसूसी अदालत सुनाएगी एनआई की, क्योंकि इकबाल जुर्म कर लिया है। और मनोज, एक चीज यह है कि यासिन मलिक ने यह भी कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ आगे अदालत में नहीं जाएंगे, जुर्म कबूल कर लिया और सजा के लिए वो तैयार है। मनोज कौल। देखिए जिलानी, जिस तरह का ये मामला है और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यासिन मलिक ने ये कबूल किया था अदालत में कि वो टेरर फंडिंग मामले में शामिल हैं जी, यानी उन्होंने पहले ये मान लिया था कि वो इसमें मुजरिम हैं और जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कसूरवार ठहराया था और आज का दिन जो है, आज की तारीख जो है मुकर्रर की थी कि आज उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। अब जहाँ तक आपका ये कहना कि यासिन मलिक ने ये कहा है कि वो आगे नहीं जाएंगे, किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो खैर उसके बारे में तबसरा करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी यासिन मलिक ने उसमें क्या कहा है या किस तरह की बात उन्होंने इस बारे में की है। लेकिन जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, जब भी किसी मुजरिम को सज़ा दी जाती है, मुलजिम को कोई सज़ा सुनाई जाती है अदालत की तरफ से, उसके बाद उसके पास बहुत सारे जो विकल्प होते हैं, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये मौका होता है कि वो उस सज़ा के ख़िलाफ़ उससे आला जो अदालत है उसमें समाअत दे, उसमें अपील करे और वो ये कहे कि ये वाली सज़ा जो है, मैंने ये जुर्म नहीं किया है या मुझे जो सज़ा दी गई है उस जुर्म के लिए सज़ा ज़्यादा है। तो एक उसके पास एक वो रहता है कि वो चाहे हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक चला जाए जी। ये एक कानून की जो प्रक्रिया है, जो हिंदुस्तान का जो कानून है, वो ये चांस देता है हर एक शख्स को कि अगर निचली अदालत कोई फैसला सुनाती है तो उसके बाद उसके ऊपरी अदालत में उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये जो सज़ा है ये एनआईए की स्पेशल अदालत जो है वो सुनाएगी। आज किस तरह की सज़ा होगी उसके बारे में अभी सबको इंतज़ार है। अभी ये नहीं पता कि किस तरह की सज़ा यासिन मलिक को दी जाएगी इस टेरर फंडिंग मामले में।
लेकिन जो कानूनी माहिर हैं उनका ये कहना है कि इसके बाद यासीन मलिक आगे जा सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर यासीन मलिक आगे नहीं जाना चाहते, अगर वो इस सज़ा की जो सज़ा उन्हें सुनाई जाती है उसके खिलाफ अपील नहीं करते हैं, तो फिर उन्हें वो सज़ा भुगतनी होगी। उन्हें जिस तरह की भी सज़ा होगी उस सज़ा के लिए उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा और उन्हें वो सज़ा भुगतना ही पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद भी जुड़ चुके हैं। शब्बीर, किस तरह की सूरत हाल है कश्मीर में, क्योंकि आज फैसले का दिन है, यासीन मलिक की सज़ा का जो है तयन किया जाएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है अभी वादी में? जिलानी, हम मायसूमा के चौक में इस वक्त खड़े हैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस जुटी हुई है, काफी मीडिया के नुमाइंदे और सिक्योरिटी काफी है यहाँ सुबह से ही। अगर हम दाएं से बाएं देखें, यहाँ पे खारदार तारें लगा दी गई हैं इस चौक में। ये चौक काफी मशहूर है जहां तक यासीन मलिक की एक्टिविटी का ताल्लुक है और जरा सी दूरी पे ही इसी गली में मायसूमा के इसी चौक में उनका घर है जहां वो रहते हैं। और यहां आज सुबह से ही लोग इस इंतजार में थे कि किस तरह की कार्रवाई होगी। दुकानें यहाँ पे काफी दुकानें बंद हैं आज सुबह से ही, क्योंकि एक अंदेशा लोगों को था कि क्या किस तरह के हालात बनेंगे और क्या होगा। सिक्योरिटी यहाँ पे है, सीआरपीएफ और पुलिस दोनों यहाँ पे उनकी टुकड़ियां मौजूद है। इस पूरे चौक को घेरा गया है और चूंकि अब सजा क्या होगी, किस तरह के हालात बनेंगे, इसलिए मीडिया भी तकरीबन पूरा जो नेशनल मीडिया और मकामी मीडिया है वो यहाँ पे मौजूद है। सिक्योरिटी तैनात है, वैसे भी यहाँ सिक्योरिटी रहती है क्योंकि ये काफी हसास इलाका है। लेकिन आज चूंकि यासीन मलिक की जो सजा है उसको किस तरह की सजा मिलेगी और उसके बाद क्या हालात बनेंगे, इस पे नजर रखने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। और जो ये सजा का वक्त जो पहले 3:30 और फिर अब 4 बजे के लिए कहा गया है वो नजदीक आता जा रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी और भी चौकस कर दी जा रही है। और साथ में यहाँ पे ड्रोन्स भी पुलिस के साथ हैं ताकि वो हवा से भी नजर रख सकें किसी हद तक कि क्या किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं होती है जिससे अमन में नुक्स अमन हो और अमन में खलल पड़े। जिलानी जी, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जिस तरह से मैंने कहा था कि वो आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने ये कहा, लेकिन जुर्म कबूल करने के बाद कि उसने कहा कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो ये तो सजा तय है इसके लिए जो जुर्म कबूल कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, वही मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर उन्होंने इकबाल जुर्म किया है और उसके बाद जो सज़ा है वो उनको भुगतना पड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो कानून है, मुल्क का कानून, जो हमारी जुडिशरी है, उसमें किस तरह के विकल्प हैं, उसमें क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, इसके बाद क्या हो सकता है। क्योंकि यासीन मलिक ने जुर्म कबूल कर लिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि फिर की जो भी सज़ा उन्हें अदालत सुनाती है वो सज़ा उन्हें भुगतना पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि अदालत ने जितनी भी जो बहस मुकम्मल कर ली है इस पर, और ये कहा जा रहा है कि चंद ही मिनटों में अदालत का फैसला आएगा, वो फैसला क्या होगा और क्या यासीन मलिक ये वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार होंगे जैसा कि उन्होंने पहले, अगर उन्होंने इकबाल जुर्म किया है, अगर उन्होंने बोला है कि मैं इसमें मुलविस था, तो फिर उस सूरत में ऐसा माना जा रहा है कि यासीन मलिक ऊपरी अदालत में अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। लेकिन असल फैसला पहले तो ये कि आज किस तरह की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद क्या यासीन मलिक अपने उस फैसले पर डटे रहेंगे कि उन्होंने इकबाल जुर्म किया है लिहाजा उन्हें ये सज़ा भुगतना ही पड़ेगी और वो ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, फिर वह ऊपरी अदालत में नहीं जाएंगे। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि पहले जो क्वांटम ऑफ दिस ये होगा कि जो सेंटेंस होगा कि किस तरह की सज़ा सुनाई जाती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बड़ी सज़ा जो यासीन मलिक शायद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस अदालत से कि उतनी बड़ी सज़ा उनको दी जाएगी, शायद वो ये समझ रहे होंगे कि उस तरह की सज़ा होगी जो वो भुगतने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो होगा उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या यासीन मलिक ऊपरी अदालत में जाएंगे, क्या वो कानून के जो दरवाजे हैं उनको दोबारा खटखटाएंगे या फिर यह जो एनआईए की अदालत की तरफ से उन्हें सज़ा सुनाई जाती है उसको भुगतने के लिए जेल जाएंगे। जी मनोज, जिस तरह से जो जुर्म कबूल कर लिया गया, खासकर टेरर फंडिंग का मामला, हाँ मैंने फंडिंग की है टेरर के लिए, तो इस फैसले के बाद, इस नतीजे के बाद इसके असरात
कहां तक नजर आएंगे, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश है कि टेरर को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से खत्म किया जाए, और खासकर ऐसे लोगों को भी जो टेरर के लिए, दहशतगर्दी के लिए फंडिंग करते हों या किसी भी तरह के लिए माविन साबित हों, उन पर भी जो है सिक्योरिटी के एहलकार या फौज, पुलिस, आर्मी ये लगाम लगाने की लगातार कोशिश करती रही, सरकार की कोशिश रही। इस फैसले के बाद फंडिंग के मामले में यासिन मलिक से जुड़े तार कहां कहां तक जा सकते हैं? सरकार क्या इसके बाद इस जुर्म में कबूले गए वो तार देख रही है और कहां कहां तक जाए? जी हाँ, बिल्कुल जिलानी, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, जो इससे पहले बुलेटिन था, मैं सना से बात कर रहा था, तो मैंने तभी ये बताया था कि दफ़ा 370 और 35A हट जाने के बाद जिस तरह से NIA और ED ने, ख़ासतौर पे NIA की जो हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं कश्मीर वैली के अंदर, ख़ासतौर पर, हालांकि जम्मू में भी उन्होंने कई जगहों पर छापे मारे, तो पूरी यूटी में जिस तरह से NIA की एक्टिविटीज़ लगी, तो उससे साफ ये जाहिर हो रहा था कि सरकार की ये मंशा है कि टेरर के लिए अगर कोई भी शख्स फंडिंग करने में मुलविस है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उस मामले में कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। और जहां तक आपका ये सवाल कि आज ये जो कार्रवाई होती है उसमें किस तरह की सज़ा सुनाई जाएगी, डेफिनेटली इस केस के साथ जुड़े हुए जो और अफराद होंगे, जो और अशखास होंगे, जो यासिन मलिक ने कबूल किया होगा कि ये टेरर फंडिंग का जो मामला है, जो जिसके खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई और उन्हें सज़ा दी गई, उसमें और जो मुलविस अफराद होंगे, बिल्कुल ये माना जा सकता है कि, और ये अहम भी है कि वो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इससे एक ये जो डिफेंस के जो माहिरीन हैं, जो सलामती उमूर के माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि जो बाकी के लोग आज अभी जो इस टेरर फंडिंग में मुलविस हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके साथ साथ अगर कोई और फर्द या अगर कोई और लोग उस मामले में इंडल्ज करने की सोच रहे होंगे, तो वो शायद वो 10 बार सोचेंगे कि नहीं, बिल्कुल उन्हें ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस तरह की अगर ये सज़ा, सख्त सज़ा सुनाई जाती है, तो उससे ये होगा कि आगे जो मुस्तकबिल में जो इस तरह के जो गैर कानूनी काम किया जाता था कई अफराद की तरफ से, उस पर भी रोक लग सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि ये तार जहां जहां जुड़ेंगे, सरकार की अब नज़र होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र होगी, क्योंकि ये तार जहां जुड़ेंगे, लाजमी बात है अब लगाम लगाने में सरकार को, फोर्सेस को बहुत आसानी होगी, क्योंकि इकबाल जुर्म कर लिया गया है, साबित है, तो सरकार को अब सिर्फ फैसला करना है सीधे तौर पर उन लोगों पर जो किसी तरह से यासिन मलिक से माविन साबित हुए हो, किसी भी तरह का उन्होंने ताउन किया हो यासिन मलिक से, उनके लिए अब खैर नहीं है। तो और आगे जाके अगर हम करें बात जम्मू कश्मीर की, तो इसमें कई लोग क्योंकि यासिन मलिक अकेला शख्स नहीं है कि सारा काम कर ले, कई लोग होंगे जो जिन्होंने मदद की है यासिन मलिक की, तो उनके लिए अब आज का ये फैसला खौफ, दहशत के साथ साथ, आज जैसा कि आपने कहा कि वो 10 बार सोचेंगे कि अगर इस तरह से फैसला आएगा और इस तरह से हमें भी कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि यासिन मलिक ने कबूल कर लिया है, अब हमारा भी अंजाम यही है आगे। जी हाँ, बिल्कुल, देखें, जब भी कोई इतना बड़ा मामला होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सिर्फ यासिन मलिक ही इन्वॉल्व नहीं होगा। जब केस की सुनवाई हो रही थी, जो हमें सोर्सेज से पता चला है, उसमें ये कहा गया था कि इसमें बहुत सारे लोग जो है, एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो इसमें मुलविस था। यासिन मलिक ने डायरेक्ट पैसा नहीं लिया, वो उन्होंने ये किया कि वो इसमें जो बाकी लोग थे उसमें वो पैसा कहाँ से कहाँ देना है और किस तरह से वो उसका इस्तेमाल करना है सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए, उसके उस मामले में जो यासिन मलिक का जो रोल है वो बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन उसके साथ जो बाकी के लोग हैं जो उसमें मुलविस थे, ये जो ग्रुप था, उस ग्रुप में जितने भी लोग मुलविस होंगे, डेफिनेटली जब यासिन मलिक के साथ यासिन मलिक से पूछताछ हुई होगी तो उन्होंने उनका नाम जाहिर किया होगा। अब सरकार का ये काम है कि उसके ये जो वाकई लोग हैं जो यासिन मलिक के साथ इस टेरर फंडिंग मामले में शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, ये क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो होगा उससे डेफिनेटली उन लोगों के उनकी जो नींद उड़ जाएगी जो इस मामले में
उनके साथ थे, जो उन्होंने उसमें उनका साथ दिया, जो इस मामले में पूरे मामले में टेरर फंडिंग मामले में मुलविस रहे। अब उनको भी ये ज़रूर वो इस बात के लिए फिक्रमंद हुए होंगे कि आखिर अब उनका क्या होगा। अब ये भी देखना ज़रूरी है जिलानी कि क्या जिन लोगों को जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, क्या यासीन मलिक ने सब लोगों के नाम जाहिर किए हैं? जिन लोगों के नाम जाहिर किए होंगे उनमें से कितने लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और कितने लोग अभी बाहर हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अब सरकार की और जो NIA जो है उसकी कार्रवाई यही होगी कि जो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं उनके खिलाफ केसेस दायर किए जाएं और जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाकर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। यासीन मलिक के इस केस के बाद, इस सजा के तयन के बाद जहां जहां इस केस के तार जुड़ेंगे उनकी भी अब खैर नहीं होगी, क्योंकि इकबाल जुर्म में वो सारी चीज़ें सामने आएगी और अदालत जो सज़ा सुनाएगी सरकार की अब उस पर एक तरह से नज़र भी है। शब्बीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, अगर मैं बात करूँ हालिया जिस तरह से दहशतगर्दाना वाक़यात हुए हैं और हसास इलाके जहाँ सिक्योरिटी को लगता है कि यहाँ बेहद ज़रूरी है, तो वैसे कौन से इलाके हैं जहां पर आज आर्मी को तैनात किया गया ज़्यादा तादाद में, या फिर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी उन इलाकों में रखी गई है? और अक्सर ऐसे वाकयात में इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है, तो ऐसी क्या कुछ खबर है? देखिए, जहां इंटरनेट का ताल्लुक है ऐसा कुछ नहीं किया है आपकी बार। हाँ जी, हसास वैसे तो कहें तो जम्मू कश्मीर पूरा है, खासतौर पे कश्मीर वादी में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आपने सुना, हाल ही में आपने सुना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद कहा कि यहाँ पे साए पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब जिस तरह की मिलिटेंसी चल रही है वो इस तरह की है कि कहीं भी कोई भी शख्स पिस्तौल लेके, क्योंकि यहाँ पे पिस्तौल अगर आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते में कम से कम 30 से 35 पिस्तौल पकड़े गए OGW से। मतलब ये कि अब जो मिलिटेंसी हो रही है इसने हर दौर पे अलग अलग अंदाज लिए। अब टारगेट किलिंग्स होती हैं और पिस्तौल में अगर साइलेंसर लगता है तो ये बहुत ही एक डेडली वेपन बन जाता है। ऐसी सूरत में हर जगह सिक्योरिटी दस्तों के लिए एक चैलेंज है, और जहां भी सिक्योरिटी ऐसे लोग हैं, जब आप एक सॉफ्ट टारगेट को चूज करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि इसका सिग्निफिकेंस कितना, ये कितना बड़ा आदमी है, क्योंकि सरकार के लिए अगर कोई भी शख्स मर जाता है तो उसके लिए एक बड़ी परेशानी ये रहती है। और पूरा जो सिस्टम है वो एक तरह से जितने भी इनकाउंटर यहाँ पे हुए, जितने भी मिलिटेंट्स एलिमिनेट हुए, वो जो पूरा एक डोमिनेंस है उस पे सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं, सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जहां तक मनोज जी कह रहे थे कि ऑप्शन है यासीन मलिक के पास कि वो किसी भी अदालत में NIA की कोर्ट के फैसले उसको चैलेंज कर सकते हैं जी। लेकिन मामला ये है, जो मुझे लग रहा है वो मामला ये है कि यासीन मलिक ने अभी तक कोई वकील नहीं लिया है, और जो अभी कोर्ट में एमिकस क्यूरी है, जो कोर्ट ने खुद उनको एक तरह से, जिसको कहते हैं कि हम वकील दिया हुआ है जी, तो एक तरह से वो डिफाइंस अभी भी दिखा रहे हैं। वो अभी भी ये दिखा रहे हैं कि लो जी, मैं आपको जो करना है आप कर लो, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने जो भी आपने कहा वो आप ले लीजिए, जैसा भी करना है मेरे साथ, जो भी करना है आप उम्र कैद दीजिए, आप सजाए मौत दीजिए, जो देना है। एक तरह से वो डिफाइंस में है, वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका निजाम है, जब आप वकील नहीं चुनते अपने लिए, मतलब ये कि आप वकालत करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो ऐसे मामले में उनके लिए भी अगर वो दूसरी अदालत में जाएंगे तो उसके लिए भी एक ट्रिकी मामला बनता है, क्योंकि आपने NIA कोर्ट में अपने आप को किसी वकील से प्लीड कराया नहीं। बिल्कुल। मतलब आपकी मंशा ये है कि आप अपनी वकालत ही नहीं करवाना चाहते हैं कि साहब मैंने ये नहीं किया है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो एक मामला वो, हाँ, ऑप्शन तो है, ऑप्शन हर शहरी के पास है। NIA कोर्ट जो भी कोई अगर सजा देती है तो वो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी और ऊपरी अदालत में उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन जो यासीन मलिक का जो बिहेवियर अभी इसमें लग रहा है कि वो बगैर वकील के जा रहे हैं, उनकी वकालत कोई नहीं कर रहा है, तो एक तरह से वो अपनी डिफाइंस ही दिखा रहे हैं। तो आगे वो किस तरह इस पे जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, उनको कितनी सजा मिलती है, उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, इसमें मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद वो ऐसा कुछ करें ही ना, और उनको जितनी सजा होनी होगी वो होगी, और शायद वो ये कहें कि आपने जो कर दिया, करना था आप कर लीजिए, मुझे कोई फिक्र नहीं। इस तरह का एटीट्यूड वो बनाए हुए हैं। नहीं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, सीधे तौर पर यही कहना चाहते हैं।
बिल्कुल, एक तरह से तो साफ सी बात है, जब आप वकील नहीं चुनते, आप कहते हैं मुझे वकालत ही नहीं करना, तो आप एक तरह से एक वो डिफाइंस दिखा रहे हैं अपनी, कि आपको जो करना है कर लो, मुझे कोई फिक्र नहीं। मतलब इस तरह का एटीट्यूड है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरह से हमने तफसील से बात की यासिन मलिक के पूरे कारनामे की, पूरे टेरर फंडिंग की, दहशतगर्दी, और जिस तरह से ये सारे इल्जामात लगे और उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया, आज के इस फैसले पर सरहद पार उन लोगों की अगर मैं बात करूं जो जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करते हैं, टेरर फंडिंग में सपोर्ट करते हैं, यासिन मलिक जैसे लोगों को खड़ा करते हैं, और इस तरह के और भी कई लोगों को खड़ा किया सरकार और एजेंसीज ने उसको दबोचा है। एक एक्सपीरियंस है एजेंसीज के पास, लेकिन यासिन मलिक से जो इकबाल जुर्म हुआ है उसमें और भी कुछ नई चीजें सामने आई होगी कि टेरर फंडिंग का तरीकेकार और भी क्या कुछ अलग हो सकता है, तो सरकार को कार्रवाई करने में कितनी आसानी होगी। और दूसरा, आज के इस फैसले से सरहद पार लोगों के लिए भी एक मैसेज होगा, और यासिन मलिक जैसा कि शब्बीर कह रहे हैं कि वो वकील ही नहीं रखना चाहते और वो सजा के लिए तैयार है, तो इसका मतलब यह है कि यह माना जाए कि अब जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको अब सरहद पार से कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल पाएगी। अरे देखें, जहां सरहद पार की हम बात करेंगे तो आज सुबह से ही, चाहे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हूँ, चाहे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हूँ, या शाहिद आफरीदी हूँ, आज सुबह से ही वहाँ से ट्वीट्स पे ट्वीट आने लगे जिसमें ये कहा गया कि यासिन मलिक को शिकार बनाया गया, उसको टारगेट किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान कभी ये नहीं शायद सोच सकता था कि उसकी तरफ से जो टेरर फंडिंग की जा रही है या जिस तरह से मिलिटेंसी को हवा दी जा रही है, उस पर जितने भी जो अलहदगी पसंद लीडर हैं, खास जिसमें यासिन मलिक भी शामिल है, उन पर किसी तरह की कहीं कभी भी इस तरह की कार्रवाई हो जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इस बात से परेशान है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई होती रही अलहदगी पसंदों के खिलाफ, तो शायद उसका जो प्लान है जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी को जारी रखने का, मिलिटेंसी को जारी रखने का, वो प्लान ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक आपने ये पूछा कि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, ऐसा कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पिछले ही दिनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अलग अलग मकामात पर एनकाउंटर्स होते हैं, और अभी हमने देखा कि इस साल अभी तक 22 के करीब जो हैं पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान अब भी कोशिश कर रहा है कि मिलिटेंट्स को कंट्रोल लाइन के या सरहद के इस पार भेजा जाए, और जिससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपनी उस पॉलिसी पर लगातार गामजन है। वो दहशतगर्दों को तो सरहद पार से भेजेगा, वो अपनी नापाक हरकतें बंद नहीं करेगा, लेकिन जो सरकार के एजेंसीज के शिकंजे में फंसेगा और इकबाल जुर्म हो जाएगा, तो ऐसे लोग जब खुद सजा कबूल करके उसको अपना जुर्म कबूल करके सजा के लिए तैयार हों, इसका मतलब यह है कि उनके लिए बचाव का रास्ता बंद हो गया है और उनका अंजाम यह होगा। तो ये तो उनके लिए भी मैसेज है, और फिर यहां जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से एक मैसेज रहेगा, वरना ये आप वकील भी रखते हैं और आगे भी अदालत में जाते हैं, जैसा कि शब्बीर ने कहा। नहीं, एक बात तो तय है कि जो मैंने कहा पहले कि जिस तरह से ट्वीट पे ट्वीट आ रहे थे कि ये कहा जा रहा था यासिन मलिक को टारगेट किया जा रहा है, तो पाकिस्तान को परेशानी इस बात से ज़रूर होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में, अगर अलहदगी पसंद लीडर जो हैं वो उनकी बात को मनवा के उनके प्लान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शोरिश पैदा करते थे और कश्मीर वैली के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, या जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ने में पाकिस्तान की मुआवनत करते हैं या उनके आलाकार बनते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उससे परेशान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की फजा लौट ना आए, क्योंकि वो उसकी इंटरेस्ट के खिलाफ रहा है। अगर आप 47 से लेके अभी तक की का जो दौर देखें, पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर का राग अलापने से पीछे रहा नहीं है। उसकी कोशिश ये रही है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ गड़बड़ी पैदा हो, और 1989 से तो जो उन्होंने जितने भी मिलिटेंट तरबीती कैंप हैं वो या तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कायम किए या पाकिस्तान के कुछ और हिस्सों में कायम किए, और वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे के जम्मू कश्मीर में दाखिल करवा दिया, जो कि आपने भी कहा कि अभी भी वो वहाँ से यहाँ जो मिलिटेंट्स को भेज रहे हैं वो यहाँ
गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जो पॉलिसी है उस पर लगातार गामजन है। हाँ, उसको ये परेशानी जरूर होगी अगर यासीन मलिक को एक बड़ी सजा मिलती है तो उसको ये उसके लिए ये परेशानी का बायस होगा कि अब तो उनके लिए जो ओवरग्राउंड है या अलहदगी पसंद लीडर हैं जिस तरह से यासीन मलिक हैं या बाकी लोग जिस तरह से काम करते थे पाकिस्तान के इशारों पर, ऐसे अफराद उन्हें मिलना अब पहले से मुश्किल हो जाएगा, वो उनके लिए बायस से परेशानी। बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि अब ऐसे लोग मिलने मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि इसका खौफ अब उन्हें दिख रहा है। लेकिन एक आलमी अदालत का ढिंडोरा पीटा जाता है और इंसानी हुकूक की बात होती है, तो हिंदुस्तानी सरकार के लिए ये कितना बड़ा ऑप्शन है, कितनी बड़ी एक हथियार है यासीन मलिक कि देखिए जी ये शख्स ने ये सारी चीजें कबूल की, सजा को भी वो तैयार हो गया और अपने लिए उसने वकील भी नहीं करा। इसका मतलब उसने जुर्म किया है, कबूल किया है और वो सजा भी जो है कबूल कर रहा है। तो दुनिया को दिखाने के लिए हिंदुस्तान के पास ही यासीन मलिक एक ऐसा चेहरा होगा कि दहशतगर्दी का, देखिए इस तरह का चेहरा जम्मू कश्मीर में था और इस तरह से कार्रवाइयां होती थी, तो दुनिया के सामने रखने के लिए एक सरकार को एक बड़ा हथियार है यासीन मलिक। नहीं, देखें, जहां तक इंडियन जुडिशरी का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की अदालत ने बार बार, यहाँ के जुडिशल सिस्टम ने बार बार ये साबित कर दिया है कि यहाँ जुडिशरी के पास सब लोग जो हैं वो एक हक रखते हैं, कानून ने उनको एक हक दिया है कि वो अपनी बात रखें और अदालत सभी जितने भी उस मामले में जो चीज़ें हैं, जो सबूत हैं, जो कुछ करना चाहिए वो सब करके कानून आखिर जो फैसला करेगा वो सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदुस्तान का यहाँ का शहरी हो या फिर हमने देखा कि जब मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था वहाँ जो दहशतगर्द पकड़ा गया था पाकिस्तान का, उसको हिंदुस्तान की तरफ से वकील फराहम किए। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान की जुडिशरी जो है वो हमेशा से ही मजबूत रही है और हर एक शख्स बिल्कुल सरकार ने, चाहे वो जब भी सरहद पार से इस तरह के दहशतगर्द आए हो, मौका दिया है अपनी बात रखने का, क्योंकि हिंदुस्तान पर ये इल्जाम न रखें कि साहब इन्होंने ही फैसला कर लिया, इन्होंने सजा सुना दी। बिल्कुल सरकार के, हिंदुस्तान में कानून है, कानून के तहत ही होगा और कुछ ही देर में यासीन मलिक की सजा का ऐलान होगा। मनोज, हम बातचीत का सिलसिला शबीर हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप दोनों साथ रहिए, फिर जुड़ते हैं।